तो हेलो बच्चों लोग, मैं हूं आपका टीचर विवेक तिवारी। पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी हम लोग साथ में श्री नारायणा नीट चैनल पे। और श्री नारायणा नीट चैनल पे हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, वन लेक्चर वन कॉन्सेप्ट। एक लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ेंगे। तो आज इसी सीरीज का ये पहला लेक्चर है जो 15 से 20 मिनट का हो सकता है। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। इसके लिए है मिशन एमबीबीएस। जो लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, ये उनके लिए लेक्चर्स हैं। देख सकते हैं, अगर आपका भी सपना है एमबीबीएस करने का तो जरूर आप इस सीरीज को कवर करिए। आपका एक लेक्चर, आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार करके जाएगा। फिलहाल लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, बता सकते हैं। हमारे ऑफलाइन एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जिन बच्चों को लखनऊ में एडमिशन लेना है, ऑफलाइन सेंटर पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए यहां पर हमें व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके एडमिशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमसे ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए या काउंसलिंग अभी चल रही है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई बात आपको पूछनी है, तो भी इसी नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो आप बैच चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 9 से लेके क्लास 12 और 12th पास आउट वालों के लिए नीट और साथ में स्कूल के क्लासेस का अलग अलग पूरा दिया गया है। अच्छे से वहां पर सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। पीडीएफ दी गई है, फ्री टेस्ट हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ ही साथ वो बच्चे जो यूट्यूब पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर हमारे फ्री अवेलेबल हैं, वहां जाकर के आप और प्लेलिस्ट दे करके देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहां पर मूलभूत कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इसकी बात नहीं करेंगे। बात हम किसकी करेंगे बच्चों? तो बात करने वाले हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको पढ़नी है तो आप सभी ने सेल जरूर देखी होगी। क्या आपने सेल देखी है? यहां पर एक मैं एनिमल सेल ड्रॉ कर रहा हूं। अगर हम एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो बताइएगा आउटर बाउंड्री क्या होती है? सभी लोग बोलेंगे आउटर बाउंड्री क्या होती है भाई? सभी लोग बोलेंगे आउटर बाउंड्री क्या होती है एनिमल सेल में? सर, सेल मेम्ब्रेन ही आउटर बाउंड्री होती है एनिमल सेल में। क्योंकि एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है बच्चा लोग? बोलिए जल्दी कमेंट में, क्या एब्सेंट होता है? सर, सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या कोई ऐसा एनिमल है जिसके अंदर सेल वॉल पाया जाता हो सेल में? सर नहीं है, ऐसा कोई एनिमल नहीं है जिसपे सेल वॉल पाया जाता हो। सभी में आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर सेल मेम्ब्रेन ना होती तो क्या होता बच्चों? जरा सोचिए, अगर सेल मेम्ब्रेन सेल के पास ना होती तो क्या होता? तो अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, यहां पर जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो इनकी बाउंड्री बनाने वाला जब कोई नहीं होता तो ये सब निकल निकल कर तो भाग गए होते हैं ना, है ना बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया अलग भाग जाता, माइटोकॉन्ड्रिया अलग भाग जाता, यहाँ पे वैक्यूल अलग भाग जाती। इस तरीके से होने लगता सेल के अंदर। कोई भी सेल हो अगर ऐसे करते तो ठीक है ना। तो इस तरीके से होता। साइटोप्लाज्म भी यहां पर बेटा भाग जाता बाहर, साइटोप्लाज्म भी नहीं रुकता। और जब साइटोप्लाज्म ही नहीं रुकता तो सेल अपना पीएच कैसे मेंटेन करती, अपनी टर्जिडिटी कैसे मेंटेन करती? यू नो दैट, सब बेकार हो जाता। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, बाउंड्री की तरह काम करती है, और अपने अंदर के कंपोनेंट को, अपने अंदर के कंटेंट को सुरक्षा प्रदान करती है। साथ में एक बैरियर का भी काम करती है, देखती है किन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जाने देना है और किन को नहीं जाने देना है। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं सीधे हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो आपको हम बता दें स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो पहले आप बात करें इसके स्ट्रक्चर की। क्या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं तो मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जब सेल मेम्ब्रेन देखा गया है तो किस पे हमने स्टडी की है? किस सेल पे स्टडी की है तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को ठीक से देखा है? डिटेल्ड स्टडी करने के लिए किस सेल की स्टडी की गई? आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन बच्चों, आरबीसी मेम्ब्रेन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। एम्स का क्वेश्चन है, रिजनर्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आरबीसी मेम्ब्रेन की स्टडी करके हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लियर?
मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सिंगर एंड निकोलसन, ये आपने पता कर रखा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, ये भी आपको पता है। फिलहाल बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। तो कोई भी स्ट्रक्चर होता है कुछ बेसिक चीजों से बना होता है, कुछ बेसिक कंपोनेंट के साथ बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी आपके जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। बोलिए बच्चों, आपने याद किया एनसीईआरटी से, प्रोटीन होगा, बोलिए हाँ, लिपिड होगा, और साथ में क्या होगा बेटा, ट्रेसेस में कार्बोहाइड्रेट, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोटीन और लिपिड ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आप इसका परसेंटेज भी बता सकते हैं। यहां पर आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो हमने पढ़ी है सर, प्रोटीन होती है 52% और लिपिड होता है 40% बेटा, और कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। टोटल को सम करिए, देखिए 100% आ जाता होगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पर प्रोटीन को अभी रुक दीजिए, पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लिपिड। लिपिड की बात करने वाले हैं। तो अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो जरा लिपिड का स्ट्रक्चर देखिए, आपको हम लिपिड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। लिपिड दिखती कैसी है? लिपिड कुल मिलाकर के ऐसी दिखती है। इसका एक हेड होता है और इस तरीके से टेल पाई जाती है। ये हेड है इसका, और बच्चों ये टेल होता है, ठीक है ना। हेड कैसा होता है? तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। सर हाइड्रोफिलिक क्यों होता है हेड? क्योंकि ये पोलर होता है। आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा रखा है कि जो पोलर चीजें होती हैं वाटर में सॉल्युबल होती हैं। तो हेड अगर पोलर है तो ये पानी को पसंद करेगा, लेकिन जो नॉन पोलर चीजें होती हैं वो पानी को पसंद नहीं करती। जैसे आपको पता है ऑयल, तो यहां पर जो टेल वाला पार्ट है बेटा, ये तो हेड था, हेड कैसा हो गया आपका? पोलर। लेकिन जो आपका टेल है ये बना हुआ है फैटी एसिड का। किसका बना हुआ है बेटा? फैटी एसिड का बना हुआ है। तो बताइए, अगर ये फैटी एसिड का बना हुआ है, क्या ये ऑयल, क्या ये वाटर को पसंद करेगा? खुद एक ऑयली सब्सटेंस है, वाटर को पसंद करेगा? सर नहीं पसंद करेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? नॉन पोलर टेल। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर टेल। इसे लगता है पानी से डर, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। टेल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डर, ये पानी से डरती है टेल, दैट्स वाई इसे कहते हो हाइड्रोफोबिक। तो समझ में आया बच्चा लोग? लिपिड के स्ट्रक्चर में क्या है? ऊपर की ओर हेड और नीचे की ओर टेल है। हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक, पोलर है, पानी को पसंद करेगा। फैटी एसिड की बनी हुई टेल कैसी है? नॉन पोलर है। इसी के साथ थोड़ा आप और जान लीजिए कि जो हेड होता है बेटा, हेड जो आपका होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है इसमें सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। लेकिन टेल अगर मेनली हम देखते हैं तो ये सैचुरेटेड होती है। क्या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि अगर सब में सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन कार्बन को भरा जाए तो वहां पर कौन सा आप कहते हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड के साथ बेटा डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा हो तो उसको क्या कहते हो? इस चेन को, इस चेन को कहते हैं सर अनसैचुरेटेड। तो यानी हेड कैसा है? अनसैचुरेटेड, और टेल कैसी है? सैचुरेटेड। ये सब टोटल थ्योरी आपके यहां लिखी हुई है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो क्या लिपिड का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? क्या बोलिए, लिपिड का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं बेटा, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार की प्रोटीन दिख जाती है। 2 प्रकार की प्रोटीन दिख जाती है। एक प्रोटीन को कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी को कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। एक को कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी को कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। सर आपने ये नाम कैसे दिया है? ये नाम आपने कैसे दे दिया? तो एनसीईआरटी कहती है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी हमें हमारी सहूलियत के आधार पर दिया गया है। सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में से मैं कितने अच्छे से, कितने आराम से मेम्ब्रेन में से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं, निकाल पा रहा हूं, इस बेसिस पे नाम दिया गया है प्रोटीन का। अब अच्छा मुझे बताइए, अगर यहां पर प्रोटीन बाहर ही लगी है
तो मेरे लिए आराम से एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर प्रोटीन इसके अंदर बेटा धसी हुई है, इस मेम्ब्रेन में बहुत अंदर तक पार्शियली या फुल्ली डिप्ड है, एकदम अंदर तक धसी हुई है, तो मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होगा। तो इस प्रोटीन का नाम रख देंगे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। यानी दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक पेरिफेरल और दूसरी इंटीग्रल। पेरिफेरल कहां होती है? मेनली ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे होती है। जबकि हम बात करेंगे इंटीग्रल की, तो ये पार्शियली बेटा, पार्शियली और फुल्ली कह सकते हैं, फुल्ली ये डिप्ड या बरीड रहती है, बरीड धसी हुई रहती है इन सेल मेम्ब्रेन। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है क्या सभी को? समझ में आ रहा है? यस बोलिए सर, बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर यानी लिपिड का स्ट्रक्चर देखा, फिर प्रोटीन हम लोग देख रहे हैं। अब प्रोटीन क्या होती है? इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। 50 अमीनो एसिड से कम की कोई भी प्रोटीन नहीं होती है, मिनिमम 50 अमीनो एसिड्स होने ही चाहिए। तो यहां पर मेनली आपके पास ये प्रोटीन दिख गई, पेरिफेरल और इंटीग्रल साथ में। लिपिड, मेनली लिपिड कौन सा होता है ये हमें लिखना भूल गया। मेन लिपिड कौन सा होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन में? तो आप कहेंगे फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड बेटा? फॉस्फोलिपिड। तो जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें हेड बना होता है बेटा फॉस्फेट का। किसका बना होता है? हेड, हेड बना होता है फॉस्फेट का, और लिपिड बनी हुई होती है, लिपिड की होती है टेल। ये याद करिएगा आप। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सीधे अपने स्ट्रक्चर की ओर। तो आप ये पूरी शीट देख पा रहे हैं, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हम मान लेते हैं सेल, अगर सेल माने तो सेल का ये आउटर पार्ट है, ठीक है, सेल का ये आउटर पार्ट है, ये सेल का इनर पार्ट है, सेल का इनर पार्ट है। अगर सेल का इनर ये पार्ट है तो साइटोप्लाज्म किधर मौजूद होगा बच्चों? साइटोप्लाज्म इधर मौजूद होगा। आउटर साइड क्या मौजूद होगा? कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होएगा। चलिए, अब इस स्ट्रक्चर में देखिए जरा, आपको क्या दिख रहा है? लिपिड बाइलेयर दिख रही है। क्या दिख रही है? लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब ऐसे एक लेयर है, एक लेयर ऊपर से है लिपिड की, हेड टेल, और नीचे से भी इसी तरीके से, फिर टेल हेड, टेल ऊपर है से। देख रहे हैं आप? तो देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर जो पार्ट है उधर भी पानी है, साइटोप्लाज्म में भी पानी है, जिधर पानी है उधर की ओर क्या मौजूद है? हेड मौजूद है, और टेल अंदर की ओर मौजूद है। यहां कोई पानी नहीं है क्योंकि पानी से इसको लगता है डर। क्लियर हो गया क्या? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन भी हमारे पास दो प्रकार की है। दो प्रकार की प्रोटीन कौन कौन सी है? देखिए, एक प्रोटीन हमारे पास ये देखिए सरफेस पे अटैच है, जो सरफेस पे लगी हुई प्रोटीन है, इसे क्या कहोगे? इसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहोगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कह देंगे। लेकिन जो यहां पर फुल्ली बरीड है इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहोगे। फुल्ली या पार्शियली बरीड है, क्या कहोगे बेटा? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? अब ये प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, इसके इस तरीके से बरीड होने से फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर कोई मॉलिक्यूल से फॉर यहां पर मान लीजिए कोई आयन या मॉलिक्यूल जाना चाहता है, तो इसका लेटरल मूवमेंट होता रहता है। प्रोटीन का क्या होता रहता है? लेटरल मूवमेंट। इस लेटरल मूवमेंट के कारण बेटा जो चीज यहां मौजूद होगी इससे चिपक जाएगी। जब ये इस तरीके से मूवमेंट करेगी लेटरल मूवमेंट, तो लेटरली मूवमेंट होने से ये क्या हो जाएगा बेटा? अंदर की ओर आ जाएगा। तो चीजों को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ले जाने में ये हेल्प करती है प्रोटीन। ये प्रोटीन का पार्ट हो गया। अब और बात करते हैं, सर कार्बोहाइड्रेट कहां मौजूद होता है? तो कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड के साथ भी लगा हो सकता है और प्रोटीन के साथ भी इस तरीके से लगा रहता है। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो इसको बोलते हैं क्या बेटा? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इनके साथ जुड़ करके सेल के लिए रिसेप्टर का काम करता है। मतलब सेल के ये सेंसेस हैं, सेल कुछ पहचानती है, जानती है, तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से पहचानने का काम करती है, उसका ये सेंस बनाने का काम करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये बात लिखी नहीं है, एडवांस नॉलेज है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब आपने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद लिपिड पे हम फिर से लौट आते हैं अपनी बात को बताने के लिए कि हेड कैसा है बेटा।
हेड में देखिए, तो हेड में आपको कई बार डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए हेड कैसा है, अनसैचुरेटेड। हेड कैसा होता है बच्चों लिपिड का, अनसैचुरेटेड। वहीं पर लगातार सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हाइड्रोफोबिक टेल कैसी होती है बेटा, सैचुरेटेड होती है। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बात आ जाती है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया, जो सर ने पढ़ाया, क्या वो मौजूद है एनसीईआरटी में? तो जरा एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे जिससे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950। 1950 में जब तक खोज नहीं हुई तब तक हम अच्छे से नहीं जान पाए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल इनेबल हुए साइंटिस्ट डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिड्यूस वर्ड वहां यूज होता है, पहले जो छुपी हुई होती है उसको निकाल लिया जाता है। तो पहले छुपा हुआ था स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, वैज्ञानिकों ने काम किया आरबीसी मेम्ब्रेन पे और उसको हमको निकाल करके दिखाया। तो दीज स्टडी शोड, क्या शो हुई, दैट सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मेनली क्यों कह रहा है, मेनली इसलिए कह रहा है क्योंकि प्रोटीन है बेटा 52% और लिपिड है 40%, इसलिए ये मेनली कह रहा है। द मेजर लिपिड आर, कौन सी लिपिड मेजरली पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाई लेयर। बेटा कैसा स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, ये देखिए बाई लेयर आपका स्ट्रक्चर बताया है, बाई लेयर स्ट्रक्चर बताया है। लिपिड की जो टेल होती है पानी से बचने को प्रयास करती है। तो ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। पोलर हेड देखिए बेटा कैसा है, ये देखिए आउटर साइड, इधर पे देखेंगे तो क्या है, आउटर साइड। पोलर हेड होता है आउटर साइड और हाइड्रोफोबिक होती है बेटा इनर साइड। दिस इंश्योर्स, इससे क्या इंश्योर होता है कि नॉन पोलर टेल जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है प्रोटेक्ट की जाती है एक्वस एनवायरनमेंट से। नॉन पोलर टेल को जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी है इसको बचाया जाता है एक्वस एनवायरनमेंट से। तो इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में कंटेन कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद हो सकता है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में और स्टडी की गई तो लिपिड के बाद पाया गया कि इसमें प्रोटीन भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग सेल टाइप में इनका रेशियो बेटा बदलता रहता है। ह्यूमन बीइंग में बात करें तो आरबीसी मेम्ब्रेन पर क्या देखने को मिलता है, 52% प्रोटीन होती है, 40% लिपिड होती है और 8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, इसमें दिया गया नहीं, आप नोट कर सकते हैं। डिपेंडिंग, फिर बात करता है प्रोटीन की, कि अगर हम ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे देखें तो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन इनमें से क्या करेगी बच्चों, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली या टोटली बरीड होती है। यहां पर आप देख लीजिए ये प्रोटीन के साथ शुगर अटैच है, इसीलिए इसको बोलेंगे बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। इस पार्ट को क्या बोल देंगे, को बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और जहां पर लिपिड के साथ शुगर लगी, जैसे ये देखिए लिपिड के साथ शुगर अटैच है, को बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखिए इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में भी यहां दिखाया गया है। तो दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन को जो मॉडल दिया था किसने दिया था, बात कर लेते हैं। तो ये मॉडल देने वाले वैज्ञानिक हैं सिंगर एंड निकोलसन 1972, और इनके मॉडल का नाम जरूर आपने याद किया होगा जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। कई पुराने घरों में भी आज भी मोज़ैक डिजाइन डाला जाता है। मोज़ैक डिजाइन में आप जानते हैं बहुत सारी गिट्टियों के कलर होते हैं, वाइट, ब्राउन, रेड, और इस तरीके से फर्श बनाया जाता है, देखने में फर्श बहुत खूबसूरत लगता है, उसे मोज़ैक फ्लोर कहते थे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, क्वासी फ्लूइड होती है लिपिड, लिपिड का मतलब सेमी फ्लूइड लिपिड होती है, और उसमें प्रोटीन इस तरीके से तैरते रहते हैं। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड इसमें से कौन है, फ्लूइड है लिपिड सेमी फ्लूइड, और मोज़ैक कौन है, मोज़ैक है प्रोटीन। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर
क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट। देखिए अभी हमने कहा था प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है, तो लेटरल मूवमेंट से होने से क्या होगा, जो चीजें हैं एक अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकती हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। अब ये लेटरल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा प्रोटीन मौजूद होंगी और जितना मूवमेंट होगा, उतना हम कहेंगे कि वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी उसमें ज्यादा है। ठीक, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक। अगर फ्लूइडिटी अच्छी है मेम्ब्रेन की, तो वो सेल ज्यादा सेल ग्रोथ कर सकती है, उसमें इंटरसेलुलर जंक्शन ज्यादा बन सकते हैं, वो अच्छे से सिक्रीजन कर सकती है, एंडोसाइटोसिस का मतलब इनटेक अच्छा कर सकती है बाहर से अगर उसे कुछ लेना है, और वो सेल डिवाइड अच्छा कर सकती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है वेदर डिसाइड कौन सा मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से कौन अंदर आएगा। तो द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सब कुछ मेम्ब्रेन डिसाइड करती है किसे हम जाने देंगे और किसे नहीं। तो सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। अब ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए। अगर कोई ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, इसको सीधे मेम्ब्रेन में जाने दे रहा है, कोई भी एनर्जी नहीं खर्च हो रही, आराम से जा सकता है। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि इधर इसकी हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है। डिफ्यूजन, सीधे डिफ्यूजन हो पा रहा है। तो डिफ्यूजन हो पा रहा है, इसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट बता रहा है बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहा है। मेम्ब्रेन में कौन सा ट्रांसपोर्ट हो सकता है बेटा? तब ट्रांसपोर्ट हो सकता है पैसिव, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी या प्रोटीन की सहायता नहीं ली जा रही है, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फॉर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जब डिफ्यूजन के द्वारा पानी जब जाएगा, ये तो अन्य मॉलिक्यूल के लिए इन्होंने पैसिव ट्रांसपोर्ट कह दिया, लेकिन जब पानी का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा बेटा, तो इस प्रोसेस को कहोगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या कहते हो? तो ऑस्मोसिस की आप लोग डिफिनेशन क्या बोलते हो? इट इज अ टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हिच इज अकर वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी को तो बोलते हैं ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड। वाटर कैसा है बताइए आप लोग? सर वाटर कैसा है? वाटर होता है पोलर। बताइए अगर ये पोलर है तो क्या ये लिपिड को क्रॉस कर जाएगा? लिपिड कैसी है बेटा? नॉन पोलर। कभी भी पोलर नॉन पोलर में से क्रॉस नहीं कर सकता। तो दे रिक्वायर, तो इसीलिए पानी को क्या जरूरत होती है? कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसके द्वारा वो फैसिलिटेट करके मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है। तो ये कैरियर प्रोटीन वाटर को फैसिलिटेट करती है, सहायता प्रदान करती है कि ठीक है भैया तुम मेरे रास्ते ऐसे करके लिपिड से होकर के निकल सकते हो। A few ion or molecule are transport across the membrane against their concentration gradient from the lower to। अब किसी की अगर कंसंट्रेशन पहले ही यहां पर बेटा लोअर है, लेकिन फिर भी सेल कह रही है इस मॉलिक्यूल से कि नहीं तुम्हें अंदर लेना है, तो इसके लिए सेल को बेटा स्पेशल टाइप के पंप चलाने पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन आयन पंप, और ये पंप चलाने के लिए चलती है एनर्जी, एटीपी खर्च करके इसको ढकेला जाएगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर लिखा है कि दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, सच ट्रांसपोर्ट इन एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर हो गया? तो ये एनसीईआरटी का आपकी कहानी थी पूरी, जिसने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला टॉपिक आप लोग इसी में बता सकते हैं कि कौन सा सर एनसीईआरटी से आपको अगला टॉपिक इस तरीके से पढ़ाना है जिसमें हम पूरा रिवील्ड कर सकें स्ट्रक्चर को। छोटा लेक्चर था, आपका एक कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, पीवाईक्यूज लगाइए या टेस्ट सीरीज के लगाइए, किसी भी आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।